नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। पारे पर मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों का चौथा सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहा है। भारत ने 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य विधानमंडलों के पास अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। नासा ने आर्टेमिस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट मून लैंडर प्लान पर अपडेट प्रदान किया है। एक संसदीय समिति के मुताबिक इस वर्ष 1/4 से भी कम लक्षित गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन या निस्तारण के लिए बुनियादी ढांचा प्राप्त होगा। और भारत एवं ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक आयोजित हुई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पारे पर मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों का चौथा सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहा है। पारे पर मिनीमाता अभिसमय को जेनेवा में वर्ष 2013 में अपनाया गया था। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इस अभिसमय का नाम उस जापानी शहर यानी मिनीमाता के नाम पर रखा गया है जो 1950 के दशक में मिनीमाता रोग का केंद्र बन गया था। मिनीमाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता की वजह से होने वाली एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है। भारत ने वर्ष 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और वर्ष 2018 में इसकी अभिपुष्टि की थी, यानी इसको रेटिफाई किया था। यह अभिसमय वर्ष 2017 में लागू हुआ था। बाली में आयोजित सम्मेलन में इंडोनेशिया के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी एक वैश्विक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है। इसमें मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों से वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार से निपटने का आह्वान किया गया है। हालांकि ये घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है। इसमें पक्षकारों से आह्वान किया गया है कि वे पारे के व्यापार की निगरानी और प्रबंधन के लिए व्यावहारिक उपकरण का विकास करें, अधिसूचना जारी करें और सूचनाओं को साझा करने की एक प्रणाली भी विकसित करें। इसके अलावा पारे के गैर कानूनी व्यापार से निपटने से संबंधित अनुभवों और तरीकों का आपस में आदान प्रदान करें। दस्तकारी और छोटे पैमाने पर सोने के खनन में पारे के उपयोग को कम करें। कुछ अन्य अभिसमय या कन्वेंशन हैं। रॉटरडम कन्वेंशन, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ प्रकार के खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग से संबंधित है। दूसरा है बेसल कन्वेंशन, ये खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण से संबंधित है। तीसरा है वियना कन्वेंशन, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारे को उन शीर्ष 10 रसायनों या रसायनों के समूहों में शामिल किया है जो लोक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता का कारण है। ये तंत्रिका तंत्र, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा और आंखों पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत पारे का सबसे अधिक उपयोग करने वाला दूसरा देश है। अगली खबर व्यापार जगत से। भारत ने 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने वस्तु निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया है। आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। निर्यात वृद्धि में पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों की मुख्य भूमिका रही है। निर्यात वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है मांग पक्ष। इसमें कोविड-19 महामारी की बड़ी लहरों के दौरान जिन मांगों को पूरा नहीं किया जा सका था, उन्हें इस बार पूरा किया गया। महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई गई। वहीं आपूर्ति पक्ष भी महत्वपूर्ण रहा। इसमें विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नए और संभावित निर्यातकों तक पहुंचने के लिए निर्यात बंधु योजना शुरू की गई। निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम यानी टाइज और बाजार पहुंच पहल योजना। एक व्यापक कृषि निर्यात नीति की घोषणा की गई है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना शुरू की गई है। राज्य तथा केंद्रीय शुल्कों और करों में छूट योजना आरंभ की गई है। भारत के निर्यात, पर्यटन आदि को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की भूमिका में वृद्धि की गई है। सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उनमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत ने इसमें इतिहास रच लिया है क्योंकि भारत ने 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात का लक्ष्य रखा था
जिसे हासिल कर लिया है और ये लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर निकट समन्वय स्थापित करके एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया। इसके अलावा निर्यातकों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव स्थापित किया गया और समस्याओं का तेजी से समाधान किया गया। अगली खबर सर्वोच्च न्यायालय के अहम निर्णय से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्य विधान मंडलों के पास अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। न्यायालय का ये निर्णय कर्नाटक और केरल सरकारों द्वारा दायर अपीलों पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया जिनमें कहा गया है कि इन राज्यों के पास लॉटरी पर कर लगाने के लिए विधायी शक्ति की कमी है। इस मामले में कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि क्या सट्टेबाजी और जुए में लॉटरी शामिल है, क्या राज्यों के पास राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के अनुसार उन पर कर लगाने की शक्ति है। इसके अलावा क्या संघ सूची की प्रविष्टि 40 अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरियों पर कर लगाने के लिए राज्यों की शक्ति को प्रतिबंधित करती है। और आइए अब जानते हैं कि आखिरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लॉटरी सट्टेबाजी और जुए के दायरे में आती है। ये 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 34 में राज्य सूची के एक विषय के रूप में शामिल है। सूची 1 यानी संघ सूची की प्रविष्टि 40 के तहत भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई लॉटरी को छोड़कर अन्य लॉटरी राज्य सूची के विषय में आती हैं। सूची 1 की प्रविष्टि 40 अन्य राज्यों की लॉटरियों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को समाप्त नहीं करती है। न्यायालय ने माना है कि जब 2 प्रविष्टियों के बीच सीधे तौर पर ओवरलैपिंग की समस्या उत्पन्न हो जाए, तब एक कानून एवं प्रविष्टि की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए तत्व और सार का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा विषय किस सूची में आता है। वित्त अधिनियम 1994 में सट्टेबाजी या जुए को परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक सट्टेबाजी या जुआ से मतलब है किसी खेल या प्रतियोगिता के परिणाम पर पैसे या किसी मूल्यवान चीज का दांव लगाने से, जहां पैसे डूबने का जोखिम और साथ ही बहुत अधिक पैसा कमाने का लोभ शामिल होता है। ऐसे खेल या प्रतियोगिता के परिणाम संयोग से या दुर्घटनावश निर्धारित होते हैं या कुछ होने या न होने की संभावना पर आधारित होते हैं। लॉटरी को 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 40 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। लॉटरियां लॉटरी रेगुलेशन एक्ट द्वारा शासित हैं। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से है। नासा ने आर्टेमिस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट मून लैंडर प्लान पर अपडेट प्रदान किया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने अपने आर्टेमिस 1 मून मिशन की टेस्टिंग के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर में एक लॉन्च पैड तैयार किया है। इसकी टेस्टिंग संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर पर की जाएगी। आर्टेमिस का पूरा नाम है एक्सीलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन, यानी सूर्य के साथ चंद्रमा की परस्पर क्रिया का त्वरण, पुनः संयोजन, विक्षोभ और विद्युत गतिकी। इस मिशन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आर्टेमिस 1। इसके तहत स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान का परीक्षण करने के लिए चालक दल रहित एक उड़ान शामिल है। आर्टेमिस 2 के तहत चालक दल वाले उड़ान का पहला परीक्षण किया जाएगा। ये उड़ान परीक्षण वर्ष 2023 में निर्धारित है। आर्टेमिस 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से नासा का लक्ष्य वर्ष 2024 तक मानवों को चंद्रमा के धरातल पर उतारना है। इसका लक्ष्य वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देना, आर्थिक लाभों में योगदान देना और खोजकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करना है। इसके अन्य उद्देश्यों में नई प्रौद्योगिकियों, क्षमताओं और व्यवसायिक दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करना भी शामिल है। ये सब भविष्य में मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए आवश्यक होंगे। आर्टेमिस मिशन को चंद्रमा पर पहुंचाने में कुछ विशेष सहायक तत्व भी शामिल हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम। ये सतह पर मौजूद वे संरचनाएं हैं जो लॉन्च को संभव बनाने के लिए जरूरी हैं। दूसरा है स्पेस लॉन्च सिस्टम। तीसरा है ओरियन, जो कि चंद्र मिशनों के लिए अंतरिक्ष यान है। चौथा है गेटवे, ये चंद्रमा के चारों ओर लूनर आउटपोस्ट है। 5वां है लूनर लैंडर्स, ये आधुनिक मानव लैंडिंग सिस्टम्स हैं। और छठा है आर्टेमिस पीढ़ी के स्पेस सूट। चंद्रमा पर भेजे गए अन्य मिशन हैं सोवियत संघ का मानव रहित लूना 1 और 2 मिशन, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 मिशन और जापान का सेलेन, चीन का चांग A4 लूनर प्रोब, भारत का चंद्रयान और इजराइल का बेरेशीट यान। एक संसदीय समिति के अनुसार इस वर्ष 1/4 से भी कम लक्षित गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन या निस्तारण के लिए बुनियादी ढांचा प्राप्त होगा। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों को देखें
तो इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत लक्ष्यों की निराशाजनक उपलब्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का कार्यान्वयन देश में पिछड़ गया है। उल्लेखनीय है कि इसे स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत कार्यान्वित किया जाना था। अब तक केवल 22% लक्षित गांवों को ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा 12% लक्षित गांवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कवर किया जा सका है। जल जीवन मिशन के तहत आवंटित निधि के कम उपयोग के कारण समिति ने सरकार की आलोचना की है। इस मिशन के लिए कुल 50,011 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके विपरीत अब तक किया गया वास्तविक व्यय केवल 28,238 करोड़ है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के जरिए पेयजल की आपूर्ति करना है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से मतलब है वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, उपचार और निपटान। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रमुख घटकों में से एक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, सैनिटेशन और जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों को संबंधित राज्य सरकारों के समर्थन से ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं जैव निम्नीकरणीय कचरे के लिए अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन, मल गाद प्रबंधन। और अगली खबर द्विपक्षीय बैठकों से संबंधित है। भारत और ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक आयोजित हुई। भारत और ओमान निवेश पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल और दोहरे कराधान से बचने के लिए जल्द से जल्द वार्ता को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए। दोनों देश अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। भारत और ओमान के संबंध देखें, राजनीतिक स्तर पर देखें तो ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक रणनीतिक साझेदार है। साथ ही ये खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA जैसे मंचों पर एक महत्वपूर्ण वार्ताकार भी है। ओमान के साथ राजनयिक संबंध वर्ष 1955 में स्थापित किए गए थे। वर्ष 2008 में इन संबंधों को अपग्रेड करके रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। वहीं रक्षा क्षेत्र में ओमान खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास करती हैं। ओमान भारतीय नौसेना को अरब सागर में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण परिचालन सहायता भी प्रदान करता है। सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत ने सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ओमान के दुक्म बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त कर ली है। ये इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव से निपटने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। वहीं आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से वर्ष 2019 में ओमान के लिए भारत उसके आयात के लिए तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है और ओमान के कच्चे तेल के निर्यात के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार था। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। वैवाहिक बलात्कार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि बलात्कार पति करे या कोई और, बलात्कार ही है। वर्तमान समय में भारत में वैवाहिक बलात्कार के कुकृत्य के लिए दंड का प्रावधान नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार के अपराध को परिभाषित करती है। हालांकि इस धारा में एक अपवाद खंड है जो ये कहता है कि यदि पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है तो पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। इस तरह से ऐसे कृत्यों को अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन या दंड से सुरक्षा मिलती है। इसके संबंध में महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधान है। धारा 498A जो कि महिलाओं के साथ क्रूरता से संबंधित है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो कि जबरन यौन गतिविधि को दंडनीय मानता है। डे लाइट सेविंग टाइम। यूएस सीनेट ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट 2021 नामक बिल को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट का उद्देश्य सर्दियों के आगमन और समाप्ति के समय घड़ियों को आगे और पीछे करने के छमाई अभ्यास को समाप्त करके डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाना है। डे लाइट सेविंग टाइम यानी DST गर्मियों के महीनों के दौरान घड़ियों को मानक समय से 1 घंटे आगे ले जाने और सर्दियों की शुरुआत में घड़ियों को दोबारा 1 घंटे पीछे किए जाने का अभ्यास है। इसके पीछे सामान्य विचार ये है कि DST सभी को दिन के प्राकृतिक प्रकाश का बेहतर उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है जिससे कि ऊर्जा की बचत होती है। अगला है राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक NABFID। केंद्र ने अगले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा समर्थित NABFID के माध्यम से बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए ऋण स्वीकृत करने के लिए लगभग 1 ट्रिलियन रुपए का लक्ष्य रखा है। ये बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए
प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान हैं। विकास वित्तीय संस्थानों की स्थापना दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए की जाती है। इनमें थोड़ा बहुत जोखिम शामिल होता है, इसलिए वाणिज्यिक बैंक और अन्य साधारण वित्तीय संस्थान ऐसे ऋण नहीं देते हैं या इससे बचते हैं। कई बार दीर्घकालिक ऋण की राशि इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण दायरे से बाहर होती है। ये अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में परिचालन शुरू करेगा। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। ये 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। G20 के सदस्य वैश्विक घरेलू उत्पाद के 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और वैश्विक आबादी के 60% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना है। भारत इसका एक सदस्य है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत अध्यक्ष के रूप में G20 का संचालन करेगा। G20 का कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स यूएनएससी की एक बैठक में भारतीय विदेश सचिव ने संयुक्त राष्ट्र और लीग ऑफ अरब स्टेट्स के बीच अधिक नीतिगत समन्वय का आह्वान किया है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स या अरब लीग के बारे में बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ये स्वतंत्र अफ्रीकी और मध्य पूर्व के देशों का एक स्वैच्छिक संघ है जिसके लोग मुख्य रूप से अरबी भाषी हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, उनकी नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनके साझे हितों को प्रोत्साहित करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। लीग ऑफ अरब स्टेट्स का मुख्यालय मिस्र की राजधानी काहिरा में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के माता पिता ने आईसीसी में तालिबान के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। आईसीसी नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों सहित गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अंतिम न्यायालय है। आईसीसी विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ये न्यायालय रोम संविधि यानी रोम इंस्टीट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित है। आईसीसी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में इसके अस्थायी फील्ड ऑफिस होते हैं जहां किसी तरह की जांच की जा रही होती है। भारत ने आईसीसी के रोम संविधि पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी अभिपुष्टि की है। मेकेदातु बांध। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक द्वारा बांध निर्माण के कदम के विरुद्ध एक संकल्प पारित किया है। मेकेदातु बांध का निर्माण कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। इसे जलाशय और पेयजल परियोजना के रूप में बनाया जाना है। ये क्षेत्र में जल भृतों को भी रिचार्ज करेगा। हालांकि तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है क्योंकि ये वर्ष 2007 के कावेरी नदी जल अधिकरण के अंतिम निर्णय और वर्ष 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करता है। इसके अलावा ये बांध ऊपरी रिपेरियन राज्य से पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करेगा, जिससे तमिलनाडु के कृषि समुदाय प्रभावित होंगे। ये परियोजना अब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष है। एक्सोप्लैनेट या बाह्य ग्रह। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इस बात की पुष्टि की है कि अब हमारे सौर मंडल के बाहर 5000 ज्ञात ग्रह हैं। वे ग्रह जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं एक्सोप्लैनेट्स कहलाते हैं। एक्सोप्लैनेट्स को सीधे दूरबीन से देखना बहुत कठिन है। एक्सोप्लैनेट्स उन तारों की उज्जवल चकाचौंध से छिपे हुए होते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। इसलिए खगोलविद दूर स्थित इन ग्रहों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं। ये ग्रह जिन तारों की परिक्रमा कर रहे होते हैं उन पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर खगोलविद ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज करते हैं। एबेल पुरस्कार। वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पी सुलिवन को चुना गया है। ये किंग ऑफ नॉर्वे द्वारा एक या एक से अधिक महान गणितज्ञों को दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसका नाम 19वीं सदी के नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में उनकी 200वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की पुरस्कार राशि शामिल है। पहला एबेल पुरस्कार वर्ष 2003 में प्रदान किया गया था। एबेल पुरस्कार समाज में गणित के दर्जे को ऊपर उठाने
और गणित में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।